हेलो वेलकम यू ऑल टू अबाउ। इसके पहले हम 2023 डीएसआई प्रीलिम्स में सेकेंड पेपर यानी कि 300 मार्क्स का जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर आया था उसका 40 क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एंड 40 क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्व कर लिए थे हमने। आज हम देखेंगे 40 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है? अबाउट वैंडरवाल्स इक्वेशन। वैंडरवाल्स इक्वेशन है क्या? दिस इज P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी। ये है वैंडरवाल्स इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस और पी वी इक्वल्स टू एन आर टी फॉर एन मोल ऑफ गैस। अब क्वेश्चन में जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। इसके पहले वैंडरवाल्स इक्वेशन में जो दो फैक्टर है वैंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी, इन दोनों के फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आप जान लो तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। द कांस्टेंट वैंडरवाल कांस्टेंट ए implies the attraction force between the gas molecules। नॉर्मली जब हम कोई आइडियल गैस को इमेजिन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बहुत सारा एजम्पशंस को ट्रू मान के चलना होता है, नहीं तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। उनमें से एक थ्योरी क्या है? वन एजम्पशन इज there is no attraction force between any of the two gas molecules, जो कि एक्चुअल गैसेस के केस में अनट्रू है, दैट इज फॉल्स। और दूसरा एजम्पशंस है कि ये जो छोटा छोटा गैस पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, दैट विल बी नेग्लिजिबल। सो दैट एजम्पशंस इज ऑल्सो फॉल्स फॉर ए रियल कंडीशन और रियल गैस। अब आप देखो ये जो फैक्टर है ए, ये अट्रैक्शन फोर्स को अगर इंप्लाई करता है, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? सपोज हमने टेम्परेचर लो कर दिया कोई भी गैस का, तो क्या होगा? अगर हमने टेम्परेचर लो कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टाइनी मॉलिक्यूल्स ये भी लो हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से जितने स्पीड से मूव कर रहे थे कंटेनर के अंदर उतना स्पीड से मूव नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी मच टाइम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल या दो गैस एटम के पास इतना टाइम रहेगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए, एक दूसरे के नजदीक रह पाए, तभी अट्रैक्शन होगा। एंड दैट हैपेंस ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज लो। टेम्परेचर लो होने के वजह से अट्रैक्शन फोर्स का जो अमाउंट है विच इज डिनोटेड बाई ए वो बढ़ जाएगा फॉर लोअर टेम्परेचर। उसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, इन हाई टेम्परेचर इन गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो ये इतने फास्ट मूवमेंट करेंगे कि एक दूसरे के पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। सो देयर विल बी नो अट्रैक्शन फोर्स थियोरिटिकली। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? लिटरली थियोरिटिकली जीरो हो जाएगा। और आइडियल कंडीशन में हमें वही चाहिए होता है। आइडियल कंडीशन में हम क्या चाहेंगे? ये जो फैक्टर है वैंडरवाल्स गैस इक्वेशन का, ये फैक्टर कंप्लीटली जीरो हो जाए, तभी जाके यहां से हमें पी मिलेगा। और ये सेकेंड पार्ट से ये जो फैक्टर है एन बी ये भी जीरो हो जाए, तब जाके हमको वी मिलेगा, तब जाके पी वी इक्वल्स टू एन आर टी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और उसको मदद करेगा हाई टेम्परेचर, ये एक फैक्टर आया। अब हम देखेंगे प्रेशर का क्या रोल है ए एंड बी के ऊपर। अच्छा, ए का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि ए अट्रैक्शन को डिनोट करता है। व्हाट इज बी? बी क्या डिनोट करता है? द वैंडरवाल कांस्टेंट बी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम जनरली इसको इग्नोर करते हैं काइनेटिक गैस थ्योरी में। अब आप देखिए, अगर एक रियल गैसियस सब्सटेंस के केस में हम बाहर से हाई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर हाई हमने कर दिया, तो क्या होगा? फॉर दैट हाई प्रेशर ये जो गैसियस पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे का और नजदीक आ जाएगा। नजदीक आएगा मतलब अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ जाएगा। मतलब ए जो क्वांटिटी है इसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। वैसे ही प्रेशर के वजह से, बाहर से एग्जर्टेड प्रेशर के वजह से ये गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम, सब मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम वो भी ज्यादा हो जाएगा। एंड फॉर दैट ये जो क्वांटिटी है बी, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब ये जा रहा है रियल गैस की तरफ। लेकिन वहीं पे अगर हमने प्रेशर को कर दिया बहुत ही ज्यादा लो, तो क्या होगा? लो प्रेशर में दोज गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंफिनिटी। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस थियोरिटिकली कितना रहेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस रहेगा। एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस में अट्रैक्शन कितना होगा? अट्रैक्शन होगा लगभग जीरो। सो दिस क्वांटिटी ए कैन बी इग्नोर्ड। वैसे ही
लोअर प्रेशर के केस में ये जो वॉल्यूम को हम पहले एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम मान के इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, अब इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम को हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस क्वांटिटी बी कैन ऑल्सो बी इग्नोर्ड। तो हमें क्या मिला? हमें ये चीज मिला कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम ए बी को इग्नोर कर पाएंगे, एंड प्रेशर को अगर हम कम रखेंगे, बहुत ही लो प्रेशर, तो भी हम ए एंड बी को इग्नोर कर पाएंगे। मतलब हमने अभी तक जो पढ़ के आए थे फ्रॉम क्लास 11-12 की हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज नीडेड फॉर ए गैस टू बिहेव आइडियली। ठीक है, ये था हमारा मेन स्टेटमेंट। इसी को मैं प्रूफ करने के लिए इतने देर तक ए एंड बी के ऊपर इतना कुछ बताया। अब हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट बिहेव सिमिलर। इट बोले तो वैंडरवाल्स इक्वेशन, इट बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो तभी आइडियली बिहेव करेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, इट बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस एट हाई प्रेशर। रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमें प्रेशर लो देना पड़ेगा अगर इसको आइडियली बिहेव करवाना है तो। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैंडरवाल्स कांस्टेंट, यानी कि ए और बी दैट आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था। ए और बी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए और बी डिपेंड करता है एग्जैक्टली आप कौन से गैस के बारे में बात कर रहे हो। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, गैस के नेचर के ऊपर ए एंड बी डिपेंड करता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, इट हैज ए प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। अच्छा, इसको थोड़ा समझते हैं। हम अभी तक क्या देखे कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में गैस आइडियली बिहेव करता है। अब इनका कहना क्या है कि अगर आपके पास एक गैस है, ये वैंडरवाल्स गैस अगर है, तो ये जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट विल बी लोअर। ये अगर वैंडरवाल गैस का प्रेशर है पीवी, दैट विल बी लोअर देन द आइडियल गैस प्रेशर पीआई। क्यों? अब आप देखो, गैस प्रेशर किसको बोलते हैं? कोई गैस अगर 10 पास्कल प्रेशर शो कर रहा है, ये जो 10 पास्कल प्रेशर मैंने बोल दिया, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? नॉर्मली कोई भी गैस को हम एक कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर का जो वॉल है, उस वॉल के ऊपर वो गैस पार्टिकल्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हम उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। इस तरीके से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। अब आप सोचो, वैंडरवाल्स गैस में और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है? वैंडरवाल गैस में हम दो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उसको कंसीडर करते हैं। अब अगर मान लो अब 4 पार्टिकल है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो वो बाहर के दीवार के तरफ कम भागेगा, यानी कि ग्लास कंटेनर के जो ग्लास वॉल्स है उसके ऊपर कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एंड दैट इज वाई पीवी यानी कि वैंडरवाल गैस या फिर रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर से हमेशा कम होता है, क्योंकि आइडियल गैस में ये जो मैं 4 पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पे कंसीडर किया है, आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा। सो द पार्टिकल्स विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्लास वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इसीलिए आइडियल गैस का प्रेशर हमेशा वैंडरवाल गैस के प्रेशर से ज्यादा होता है, और वही बोला गया है स्टेटमेंट नंबर 4 में। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। इक्वेशन क्या है इसका? इक्वेशन है 1/du dn/n इक्वल्स टू 4πm/2πRT टू दी पावर, फैक्टर क्या है? टू दी पावर 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस mu² बाई 2RT, उसके बाद u²। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी है u, ये दो जगह पे है। यहाँ पे है u² और यहाँ पे भी है u², बट दैट इज ऑन एक्सपोनेंशियल और उसके आगे माइनस साइन भी है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको याद रखना तो जरूरी है फॉर अदर क्वेश्चंस, बट फॉर दिस क्वेश्चन इस इक्वेशन से आप u के साथ ये जो क्वांटिटी है 1/du dn/n, इसका ग्राफ का कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे वही दिया गया है, y एक्सिस में 1/n dn/du, एग्जैक्टली दिस फैक्टर। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स दैट पॉजेज वेलोसिटी u प्लस du। यानी कि अगर वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड
और हमने बहुत ही कम अमाउंट वेलोसिटी को इंक्रीज किया है u प्लस डी यू मीटर पर सेकेंड, तो इनके बीच में फ्रैक्शन ऑफ कितने गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब इसके लिए आपको इस ग्राफ का क्या जानना पड़ेगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना पड़ेगा। आप एक चीज सोच के देखिए, नॉर्मली कोई भी एनर्जी लेवल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे एनर्जी लेवल्स अगर E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 और यहाँ पे E4, तो एनर्जी बढ़ता है E1 टू E4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ग्राउंड लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर टोटल 100 गैस मॉलिक्यूल्स है, उनमें से यहाँ पे रहेगा 40, फिर यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 10। इसके बाद भी और एनर्जी लेवल्स है जो कि है वैकेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब अगर हम कोई पर्टिकुलर एक लो टेम्परेचर का बात करेंगे कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या होगा, एक तो स्पीड बढ़ेगा कम, u से u प्लस डी यू, ये जो चेंज है डी यू का, ये बहुत कम होगा एट लो टेम्परेचर, और उसके साथ साथ जितने अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उस टेम्परेचर तक रीच कर पाएगा उसका अमाउंट भी कम होगा। अब ग्राफ पे आप एक बार देखो, ये जो पीक है, हर एक टेम्परेचर के लिए एक एक ग्राफ दिया गया है, सभी ग्राफ का एक हाईएस्ट पीक है। अब वो हाईएस्ट पीक को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं UMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। UMP जितना जगह जुड़ के है, उस जगह को जुड़ के अगर हम एक स्ट्रिप बनाते हैं ऐसे, तो उस स्ट्रिप के बीच में क्या आएगा, एक छोटा सा एरिया आएगा। अब ये एरिया डिनोट करता है, इस एरिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये वो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है जो कि U से U प्लस डी यू तक पहुंच पाया है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का डेफिनेशन ये है कि द वेलोसिटी विच इज पॉजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी तक पहुंच पाएगा। नाउ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सपोज 1000 डिग्री टेम्परेचर हमने कर दिया 100 डिग्री टेम्परेचर से, तो क्या होगा, तो एक तो हमारा U से जो U प्लस डी यू है, इसका अमाउंट, ये जो डी यू का अमाउंट, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गैस मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एरिया से। सो आप T3 के लिए जो ग्राफ है उसके नीचे देखो, उसके नीचे ये है हाइस्ट पिक, तो हाइस्ट पिक के नीचे जो एरिया है, दैट एरिया इज वेरी मच ब्रॉड, और इस ब्रॉड एरिया के रिगार्डिंग नीचे जो U है ये भी ज़्यादा है। इस एरिया के नीचे एक अगर U1 है और ये अगर U2 है, सो U2 वेरी वेरी ग्रेटर देन U1। तो टेम्परेचर 3 में आपको जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिला वो भी ज़्यादा है, आपको जो एरिया मिला वो भी ज़्यादा है। सो टेम्परेचर 3 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 2, ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप को आप बस इक्वेशन से याद मत रखना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आप जान के रखना, तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यूजिंग बॉयल टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द बॉयल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ इट्स वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू दिया गया है जो कि है किलो पास्कल डेसीमीटर टू द पावर 6 मोल में, ये भी डेसीमीटर टू द पावर क्यूब मोल में है। तो आपको यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार यूनिट देख लीजिएगा कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले। और आर भी है किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब केल्विन मोल पे। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन फॉर बॉयल टेम्परेचर TB इज A बाई आर बी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर का भी एक इक्वेशन है। क्रिटिकल टेम्परेचर का इक्वेशन क्या है, 8A बाई 27 RB। तो इस इक्वेशन को आप यहाँ पे यूज मत कर देना, यहाँ पे आएगा बॉयल टेम्परेचर का इक्वेशन का फॉर्मूला। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हो 22 बाई 8.3 इंटू 0.024, तो इसका आंसर कुछ आएगा 110 पॉइंट समथिंग। अब ये किस में आंसर है, आंसर है केल्विन में, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, ऑप्शन जो है हर एक ऑप्शन है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप क्या करोगे, 110 केल्विन से 273 ये आप माइनस कर दो, आपका आ जाएगा आंसर 163 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट 150 केल्विन टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस, RMS स्पीड दिया गया है, इट इज इक्वल्स टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस B एट 300 केल्विन टेम्परेचर। मोलर मास क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो तीन टाइप का जो इक्वेशन है, तीन टाइप का जो वेलोसिटी है, एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी,
दूसरा है एवरेज वेलोसिटी एंड तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। दिस विल बी 3RT/m या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3kT/m। जब आप कैपिटल R को यूज करोगे यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यूज करोगे तब आपको मोलर मास ऑफ द गैस यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज करते हो, छोटा k यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको अगर आप यूज करते हो तो गैस पार्टिकल का जो मास है वो चलेगा। मॉलिक्यूलर मास आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, बस एक गैस पार्टिकल का मास कितने ग्राम में है वो यूज कर लेना तो आंसर आ जाएगा। यू एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? 8RT/m या फिर 8kT/m, सॉरी ये कैपिटल M होगा। देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस विल बी √2RT/m और √2kT/m। तो यहाँ पे हमें यूज क्या करना होगा? यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी ये आपको यूज करना होगा और साथ में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये आपको यूज करना होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन RMS वेलोसिटी है 3R इंटू 150 Kelvin/m, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30 ग्राम पर मोल, इक्वल्स टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये कितना है? 2R, टेम्परेचर यहाँ पे है 300 केल्विन डिवाइडेड बाई, यही आपको पता नहीं m, ये आपको निकालना है इस इक्वेशन से। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 40। दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किसका मैग्नीट्यूड कम है? आप ऐसे याद रखना, राम इज ग्रेटर देन अभी इज ग्रेटर देन मनोज, ऐसे आप याद रखना। यानी कि RMS velocity will be always greater than average velocity and that will be always greater than most probable velocity। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत जगह पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है? दो स्टेटमेंट है, Z is greater than unity at all pressures for hydrogen gas and for nitrogen gas Z is less than unity in lower pressure range, जबकि it is greater than unity at very higher pressure range। Now we are talking about Z। Z क्या है? This is compressibility। एक गैस को कितने आसानी से आप लिक्विड बना सकते हो, इसका इक्वेशन क्या है? एक्चुअल में इसका इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे? ऊपर है वॉल्यूम ऑफ, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, रियल गैस का मोलर वॉल्यूम, और नीचे है मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब आप देखना नेक्स्ट लाइन पे, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को हम पकड़ते हैं Vm और नीचे मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को हम पकड़ते हैं जस्ट V। अब हमें आइडियल गैस का इक्वेशन पता है, PV इक्वल्स टू RT, सो V विल बी इक्वल्स टू RT/P। नाउ वी कैन राइट Vm P/RT। ये है आपका कंप्रेसिबिलिटी का इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर Z और P का रिलेशन के बारे में पता है, विच इज डेल Z डेल P इक्वल्स टू 1/RT, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, B माइनस A/RT। ये जो पार्ट है, ये दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहीं से आपका बॉयल टेम्परेचर का कंसेप्शन आया है, ठीक है। अगर इसको आप जीरो कर दोगे और T को एक तरफ ले जाओगे तो आप देखोगे कि T will be equals to A/RB which is nothing but boil temperature। उसमें हम बाद में आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रेशर के साथ Z कंप्रेसिबिलिटी कैसे चेंज होता है। प्रेशर अगर बहुत ही ज्यादा लो हो, यानी कि लोअर प्रेशर रीजन में, मैंने क्या कहा था, वैन कांस्टेंट A का अमाउंट कैसे अफेक्टेड होगा? बाई लोअर प्रेशर, A विल नॉट बी इग्नोर्ड। अगर प्रेशर लो है तो एट्रैक्शन फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, सो A शुड बी कंसिडर्ड। लेकिन अगर प्रेशर हाई हुआ तो क्या होगा? A कैन बी इग्नोर्ड क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगा और दो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्शन फोर्स इंप्लाई नहीं कर पाएगा, सो एट हायर प्रेशर रीजन A को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो अब देखो, लोअर प्रेशर रीजन में ये जो पार्ट है इसमें A को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, A का एक वैल्यू रहेगा एंड जनरली A का वैल्यू B के वैल्यू से ज्यादा होता है। सो क्या होगा? दिस होल अमाउंट विल बी नेगेटिव, इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बट जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा एट हायर प्रेशर रीजन, ए को हम इग्नोर कर पाएंगे, यानी कि ए लगभग जीरो के करीब आ जाएगा, तब दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव एंड दैट इज वाई अगर हम Z वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा आएगा? बीच में रहेगा Z इक्वल्स टू 1, ये लाइन है फॉर Z इक्वल्स टू 1,
एंड दिस इज फॉर आइडियल गैस में z इक्वल्स टू 1 होगा, बट फॉर रियल गैसेज द ग्राफ्स विल बी लाइक दिस। मतलब हायर प्रेशर रीजियन में, ये है हायर प्रेशर रीजियन, तो सब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, लेकिन लोअर प्रेशर रीजियन में z क्या होगा, z होगा नेगेटिव माइनस। And this is applicable to all the real gases, nitrogen, carbon dioxide, methane, etc. except for hydrogen and helium. This is very special case. Hydrogen and helium के केस में क्या होता है, A is always very very small, और A small होने के वजह से हम इसको पहले से इग्नोर कर पाएंगे, चाहे वो लो प्रेशर रीजियन हो चाहे वो हाई प्रेशर रीजियन हो। तो कोई भी प्रेशर रीजियन में ए को हम अगर इग्नोर करें तो वैल्यू क्या रहेगा जेड का, पहले से ही जेड का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। दैट इज वाई हाइड्रोजन हीलियम का कर्व कैसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल गैसेस के केस में Z वर्सेस P का ग्राफ कैसा होता है और हाइड्रोजन हीलियम के केस में Z वर्सेस P का ग्राफ कैसा होता है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दिया गया था हमें। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट वाज कि Z इज ग्रेटर देन यूनिटी एट ऑल प्रेशर्स फॉर हाइड्रोजन गैस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि फॉर नाइट्रोजन Z इज लेस देन यूनिटी इन द लोअर प्रेशर रीजियन, ऑब्वियसली बिल्कुल सही, एंड इज ग्रेटर देन यूनिटी एट वेरी हाई प्रेशर्स, विच इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज x एंड y अगर डिफ्यूज करता है थ्रू ए पोरस स्पॉट इन 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, तो मोलर मास क्या होगा। एक गैस का मोलर मास आपको पता है, दूसरे का मोलर मास आपको निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राहम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू Graham's law of diffusion, we know that R1 by R2 यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूशन, ये है रेट ऑफ डिफ्यूशन इक्वल्स टू रूट ओवर M2 बाई M1। रिवर्स हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। अब यहाँ पे आपको टाइम गिवन है T1 एंड T2, एग्जैक्टली R गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है पॉट के अंदर, दोनों ही अगर सेम पॉट के अंदर है तो डिस्टेंस सेम होगा। तो R को आप कैसे लिख सकते हो, R1 को यू कैन राइट दैट D बाई T1 बाई R2 को आप ऐसे लिख सकते हैं D बाई T2 इक्वल्स टू रूट ओवर M2 और M1 को आप ऐसे लिख सकते हैं My बाई Mx। अब T1 आपको पता है, T1 इज 20 सेकेंड, T2 आपको पता है 10 सेकेंड, और My का वैल्यू आपको पता नहीं क्या होगा, Mx का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 200 ग्राम पर मोल। तो ये अगर इक्वेशन में आप पुट कर दोगे देन यू विल गेट आंसर My इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, 50 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर आएगा। कौन से वाले ऑप्शन में ये है, ऑप्शन बी, दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 47 वही फिर से 47 में पूछा गया है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग नंबर ऑफ कॉलिशन मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल Z1 इन यूनिट टाइम, ये क्या होगा। अब हमारे पास कॉलिशन का 2-3 फिगर है, एक तो है यूनिमोलिक्यूलर कॉलिशन के लिए, फिर है बाईमोलिक्यूलर कॉलिशन के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू दोज फिगर्स अगर यूनिमोलिक्यूलर कॉलिशन है तो वो क्या होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय रूट ओवर टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, दैट कंडीशन इज वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो Z1 विल बी directly proportional to root over P and Z1 will be directly proportional to root over T। जब आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है इन दिस केस एंड प्रेशर कांस्टेंट है इन दिस केस, लेकिन वॉल्यूम आपका फुल्ली कांस्टेंट है। वैसे ही Z11 बाईमोलिक्यूलर कॉलिशन के लिए कंडीशन क्या है, ये डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, कुछ इस तरीके से P² बाई T⁻³ 3/2, बट दिस इज ऑल्सो व्हेन वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, इट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू रूट ओवर T या फिर इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर P। अब इन सब इक्वेशन में से हमको कौन सा इक्वेशन चाहिए, हमें चाहिए
Z1 collision made by a single molecule Z1 in unit time, और वो भी विदाउट एनी कांस्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला को अपनाएंगे। क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? Z1 वेरीज एज प्रेशर बाय रूट ओवर टेम्परेचर। स्टेटमेंट है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये गलत स्टेटमेंट है। Third statement is it is inversely proportional to square root of temperature. This is correct. Fourth statement is it is independent of effect of temperature pressure. ये भी गलत है. So 1 and 3. This will be option B. Next question, question number 48. ये है thermodynamics के ऊपर। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वर्क डन इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज मैक्सिमम वर्क डन। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क हमेशा मैक्सिमम होता है। सेकेंड, एडियाबेटिक वर्क ऑफ एक्सपेंशन is greater than the isothermal work of expansion of an ideal gas. This statement is wrong because isothermal process में जो आपको expansion में जो आपको work मिलेगा उसका amount हमेशा ज़्यादा होगा than in work gain in adiabatic process. Then next statement, reversible and isothermal work of expansion for an ideal gas is less than that for van der Waals gas. ये भी गलत है for same reason. And fourth statement is in an adiabatic expansion of a gas cooling is produced. Adiabatic expansion मतलब जहाँ पे टोटल हीट ये कांस्टेंट रहेगा और टोटल हीट को कांस्टेंट करने के लिए आपको फाइनली कूलिंग प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली, ये होगा करेक्ट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 49, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कंसिडर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बीइंग कंप्रेस्ड, ठीक है, रिवर्सिबली फ्रॉम 1 बार टू 100 बार। आपको कंप्रेशन दिया गया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन दिया गया है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री मतलब कितना? 300 केल्विन। 273 आप ऐड कर दो। इसका डेल यू आपको बताना है, डेल एच बताना है। डेल यू है इंटरनल एनर्जी, डेल एच है एंथैल्पी, एंड डब्ल्यू बताना है कि वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है। आपको पता है कि डेल यू का फॉर्मूला क्या है? एन सी वी डी टी या फिर डेल टी, यहाँ पे आप बोल सकते हो। सी वी क्या है? सी वी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे ही डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला है एन सी पी डेल टी। यहाँ पे सी पी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप देखो आइसोथर्मल चेंज में, आइसोथर्मल इस वर्ड का मतलब ही है कि टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा टी का वैल्यू अगर 0 है तो डेल यू कितना होगा? 0, एंड डेल एच भी कितना होगा? 0। तो फर्स्ट 2 क्वांटिटी तो हमें मिल गया कि डेल यू 0 होगा, डेल एच 0 होगा। अब हमें वर्क निकालना है, उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ से जो इक्वेशन हमारा निकला था वो आप अप्लाई करो। दैट इक्वेशन वाज डेल यू इक्वल्स टू, यानी कि इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट Q प्लस W, वर्क जितना हुआ है। नाउ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में चाहे एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, वर्क का फॉर्मूला क्या है? माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। बट अगर आपके पास वॉल्यूम मेंशन नहीं है, V2 V1 आपको पता नहीं, तो आप क्या यूज कर सकते हो? फॉर आइडियल गैस आपको पता है PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो V2 के जगह आप यूज कर सकते हो P1 एंड V1 के जगह आप यूज कर सकते हो P2। सो राइट दिस इक्वेशन अगेन, माइनस एन आर टी एल एन P1 बाई P2। अब आपको सब वैल्यू पता है। माइनस 2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर है 300 केल्विन। एल एन P1 कितना है? 1 बार से 100 बार तक हम गए थे। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव 22,908 किलो जूल ये आंसर आएगा। तो इसके साथ मैच कौन सा करता है? मैच करता है प्लस 23 किलो जूल। सॉरी, ये किलो नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ जूल आएगा। सो ये होगा 23 किलो जूल। आंसर होगा ए, 0023 किलो जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 50। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि थर्मोडायनेमिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ नहीं जानना है। वी नो दैट अगर z एक ऐसा फंक्शन है विच इज डिपेंडेंट अपॉन 2 वेरिएबल्स, एक है x दूसरा है y, तो z को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट dz इक्वल्स टू
del z del x into dx at constant y प्लस del z del y जब x कांस्टेंट है इंटू dy। वैसे ही यहाँ पे मेन फंक्शन मेन वेरिएबल एक ही है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब वी नो दैट इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ volume and temperature. So in the next line we can write that du equals to del u del v जब t constant है into dv plus del u del t जब v constant है into dt। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए हो चाहे बी चाहे सी चाहे डी, सब में एक ही है लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, यानी कि डेल पी यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा एंड टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट कर देना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो डेल टी इक्वल्स टू जीरो होगा। अब डेल टी अगर जीरो होगा तो ये वैल्यू डेल टी विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो ये पूरा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे क्योंकि हमने डेल पी से डिवाइड किया है, यहाँ भी आ जाएगा एक डेल पी। सो फाइनली वी कैन राइट डेल यू बाई डेल पी at constant temperature equals to del u by del v at constant temperature into del v by del p at constant temperature। and this is, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, this is option A, ये है option A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे आप देखिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इस इक्वेशन में कितना वैल्यू देगा। आंसर क्या होगा, -1। और यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस मेंशन है कि नहीं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि अगर साइक्लिक प्रोसेस ना बोला जाए, यहाँ पे ना मेंशन कर दिया जाए, तो फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, -r² बाई p²। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो 52, क्वेश्चन नंबर 52, दिस इज न्यूमेरिकल। बोला गया है कि ZnS ये सल्फाइड ओर के रोस्टिंग के लिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर। गिवन वैल्यू है फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ZnS, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये किस चीज का क्वेश्चन है, कौन से पोर्शन का, दिस इज फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में आपको क्या लगाना होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये किसका है, ZnS का, जिंक सल्फाइड का, इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी होगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, एक्चुअल रिएक्शन है ZnS प्लस O2, यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है ZnO प्लस SO2। अब बैलेंस करना है आपको, और जिस चीज का रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी हमको चाहिए उसको हमेशा 1 मोल एज्यूम कर लेना है। अगर हम इसको 1 मोल एज्यूम करते हैं तो ये होगा 3/2 मोल ऑक्सीजन, बाकी ये भी 1 मोल रहेगा, ये भी 1 मोल रहेगा। सो इन द नेक्स्ट लाइन क्या होगा, प्रोडक्ट के जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा F H0 298 फॉर्मेशन ऑफ ZnO प्लस डेल्टा F H0 ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, माइनस अब हमें रिएक्टेंट चाहिए। सो डेल्टा F H0 298 ऑफ ZnS माइनस 3/2, यहाँ पे 3/2 फैक्टर आएगा, डेल्टा F H0 298 ऑफ O2। दिस इज योर होल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखो किसका किसका वैल्यू प्रोवाइड किया गया है इन द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ZnO, इसका वैल्यू क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ZnO, दिस इज द वैल्यू -348 किलोजूल पर मोल, -348। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी है -296 किलोजूल पर मोल, तो -296। उसके बाद आता है ऑलरेडी एक माइनस साइन, क्योंकि अब रिएक्टेंट की बारी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ZnS, ये भी प्रोवाइडेड है यहाँ पे -206, तो यहाँ पे -206। देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पे आप देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं पे भी डेटा नहीं है। क्यों डेटा नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट अपना प्योर फॉर्म में और नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे
तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? 0 होता है। ओके, सो ऑक्सीजन यहाँ पे गैसियस कंडीशन में, नॉर्मल प्योर मॉलिक्यूलर कंडीशन में है, दैट इज वाई ऑक्सीजन का डेल्टा एफ एच कितना होगा? 0 होगा। और उसके साथ 3/2 आप मल्टीप्लाई कर लो तो 0 का 0 ही रहेगा। सो ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू है 0। सो -348 -296 एंड +206, आंसर आएगा -438 किलो जूल। और ये कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में आपको आइसेंथैल्पिक कंडीशन एट 27 डिग्री ये मेंशन कर दिया गया है न्यूमेरिकल में। आइसेंथैल्पिक का मतलब क्या? मतलब ये है जूल थॉम्सन प्रोसेस। जूल थॉम्सन प्रोसेस का इक्वेशन क्या है? म्यू जे टी इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच। एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसीलिए इसको आइसेंथैल्पिक बोला जाता है। गिवन इक्वेशन के मुताबिक म्यू जेटी का वैल्यू दिया गया है केल्विन पर बार में, और चेंजेस बताया गया है कि 1 मोल ऑफ ए गैस एक्सपेंड हो रहा है फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 200 बार टू फाइनल प्रेशर ऑफ 1 बार। मतलब इनिशियल प्रेशर है 200 बार एंड फाइनल प्रेशर है 1 बार। वैसे ही टेम्परेचर इनिशियली है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन, और हमें जानना है, हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। सो यहाँ पे आप क्या करोगे? ऊपर है डेल टी, डेल टी का मतलब क्या होता है? डेल टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। सो टी एफ माइनस टी आई, टी आई कितना है? 300, सो 300 बाई डेल पी, फाइनल कितना है? 1, इनिशियल कितना है? 200, सो 1 माइनस 200, और म्यू जेटी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.1, 0.1। तो क्या होगा फाइनली? फाइनली टी एफ आपको मिलेगा 7.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केल्विन में आएगा आपका 280.1 केल्विन, सो यहाँ से सेंटीग्रेड में इतना आएगा। आंसर कौन सा होगा? नियरेस्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीटली कार्शॉफ्स इक्वेशन के ऊपर बेस करके है। दिस इज बेस्ड ऑन कार्शॉफ्स रिलेशन। कार्शॉफ्स रिलेशन हमको क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट टेम्परेचर T2 equals to enthalpy of formation at temperature T1 plus integration T1 to T2 डेल्टा आर सी पी डेल टी। ये है फॉर्मूला। अब आप देखो आपके पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। यहाँ से आपको क्या करना होगा? जो प्रोडक्ट है NH3 उसको 1 मोल में आपको लाना पड़ेगा। सो हाफ N2 प्लस 3/2H2 इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ NH3। नाउ आपके पास गिवन क्या है कि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जब है तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -124 किलो जूल पर मोल फॉर 2 मोल ऑफ एमोनिया। सो फॉर 1 मोल ऑफ एमोनिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा? -124/2 इक्वल्स टू -62 किलो जूल पर मोल। हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या है? NH3 1 मोल एमोनिया, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। अब रिएक्टेंट यहाँ पे क्या क्या है? अब देखो रिएक्टेंट में हमारे पास है H2 और रिएक्टेंट में हमारे पास है N2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैसियस फॉर्म में अपने नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्टेट में बिलोंग करता है और ये एलिमेंटल फॉर्म है इन दोनों का। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा 0 और नाइट्रोजन भी होगा 0। सो फाइनली वी विल गेट ओनली दिस लाइन। मतलब ये जो -62 किलो जूल पर मोल हमको मिला वो हो गया हमारा डेल्टा एफ एच 0, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया रिएक्शन से ऑफ एमोनिया। ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। अब आपको काम पे लाना है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आपको काम पे लाना है कार्शॉफ्स को। ये आपको नोन है, दिस इज एट 1000 केल्विन। ये आपका अननोन है, दिस इज एट 300 केल्विन। तो इसको हम दोबारा और एक बार लिखेंगे। ये LHS तो आपको निकालना है, LHS का वैल्यू आपको निकालना है। RHS में आपको नोन क्या है? ये वैल्यू नोन है, दिस इज -62, अभी अभी हमने निकाला, प्लस अब ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ये टोटल वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। देखते हैं डेल्टा आर सी पी
कितना है, इसका फॉर्मूला क्या है, Cp ऑफ प्रोडक्ट यानी कि NH3 माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स Cp ऑफ H2 और उसके सामने का स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा माइनस हाफ Cp ऑफ N2 एंड टोटल मल्टीप्लाइड बाई R। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, वैल्यू आपको दिया हुआ है प्रोवाइडेड, ये देखिए आप CPR इसका वैल्यू है नाइट्रोजन के लिए 3.5, हाइड्रोजन के लिए 3.5 और एमोनिया के लिए 4.2। सो यहाँ पे 4.2 माइनस 3/2 इंटू 3.5 माइनस हाफ इंटू 3.5 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई R। तो आंसर कितना आएगा 23.24 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अब जब हमको डेल्टा RCP का वैल्यू मिल गया तो इस इक्वेशन में आप देखो डेल्टा RCP मिल गया, सामने क्या करना है, बस डेल्टी बिठाना है, डेल्टी मतलब T2 माइनस T1 टेम्परेचर का डिफरेंस। तो इस इक्वेशन को हम और एक बार लिखेंगे इस इक्वेशन को। सो LHS में डेल्टा FH0 300 केल्विन पे इक्वल्स टू डेल्टा FH0 at 1000 केल्विन प्लस डेल्टा RCP इंटू T2 माइनस T1, इसका वैल्यू हमें पता था -62 प्लस 23.24, सॉरी ये माइनस होगा, ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस होगा इंटू T2 माइनस T1 मतलब 300 माइनस 1000 केल्विन माइनस 45.73 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर होगा। बाय द वे ये है जूल में और 62 ऑलरेडी किलो जूल में है, तो इसका आंसर निकालने के बाद इसको आप किलो जूल पे कन्वर्ट करने के बाद ही 62 से सब्सट्रैक्शन कीजिएगा। सो ये आपका आंसर आएगा। ये आंसर कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 इज अबाउट कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के ऊपर न्यूमेरिकल है। हमको पता है कि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी इज 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर। यहाँ पे लोअर टेम्परेचर कौन सा है 200 केल्विन एंड हायर टेम्परेचर है 300 केल्विन। सो TL एंड TH हमको मिल गया, बट यहाँ पे कोई भी एफिशिएंसी का मेंशन किया नहीं गया है। एफिशिएंसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि W टोटल डिवाइडेड बाय Q विच वाज नीडेड टू प्रोवाइड। इसका मतलब क्या है कि हमने कितना कितना टोटल वर्क हमने उस कार्नोट इंजन से अचीव किया है और उस अचीवमेंट के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट को हमें प्रोवाइड करना पड़ा है। सो गिवन है कि ये जो W टोटल है, जितना वर्क हमें अचीव करना है दैट इज 1000 जूल। 1000 जूल हमने अचीव किया है वर्क। क्वेश्चन है कि कितना हीट इसके लिए हमें प्रोवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस TL बाई TH इक्वल्स टू W टोटल बाई Q। तो 1 माइनस 200 बाई 300 इक्वल्स टू W टोटल के जगह 1000 जूल बाई Q। आंसर कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा Q इक्वल्स टू 3000.3 जूल। आंसर कहाँ पे है इसके साथ मैचिंग, ये ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 ऑल्सो फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स और यहाँ पे एंट्रोपी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। गिवन क्या है, आप हमेशा देखिएगा कि गिवन डेटा क्या क्या है। हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम ये आपके पास गिवन है, R गिवन है, Ln 10 गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है। 300 केल्विन है इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल है T2 100 केल्विन। इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 और इनिशियल फाइनल प्रेशर गिवन है 12 atm दैट इज P2। मतलब आपको अगर डेल्टा S यानी कि चेंज इन एंट्रोपी निकालना है उसके लिए आपके पास दो रास्ता है। रास्ता तो बहुत सारा है लेकिन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर रिगार्डिंग आपके पास दो रास्ता है। एक है NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2 या फिर NCV ln P2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। यहाँ पे आप ध्यान रखना ये है P1 बाई P2 जबकि ये है V2 बाई V1 और यहाँ पे CV यूज होगा जब हम वॉल्यूम को काम में लाएंगे और जब हम प्रेशर को यूज करेंगे तब यहाँ पे CP यूज होगा। तो हम यहाँ पे कौन से इक्वेशन को यूज करेंगे, दिस इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 ln 100 by 300 plus 8.3 ln
1.2/12। इसको आप सॉल्व करो, आपको फाइनली मिलेगा -42.27 जूल पर केल्विन। यह है एंट्रोपी का यूनिट। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में आपको बस एक कैलकुलेशन करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। वी नो दैट g इक्वल्स टू h माइनस टी एस। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं g बाई टी इक्वल्स टू h बाई टी माइनस एस। नाउ इस अमाउंट को g बाई टी को अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो क्या होगा? मतलब डी डी टी। विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम g बाई टी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -h बाई टी स्क्वायर, एंड इसको हम कांस्टेंट मान के 0 कर देंगे। सो हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दिस विल बी करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, फॉर मेंटेनिंग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ए सिस्टम शुड बी। देखिए, अगर कोई सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहना है और उसको मेंटेन करना है तो उसको मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा। आप इसको TMC ऐसे याद रख सकते हैं, थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल। ये तीनों मेंटेन होगा एक दूसरे के साथ, तभी जाके थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। सो ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन देख के ही आप कर सकते हो कि कौन सा वाला कंडीशन स्पॉन्टिनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस के लिए करेक्ट है और कौन सा वाला रॉन्ग है। हमको पता है कि एंट्रोपी, इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होनी चाहिए, सिर्फ एंट्रोपी पॉजिटिव या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, बस ये ऑप्शन गलत है। सो आंसर होगा 1, 3, 4, ऑप्शन डी, ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मैच करना है दोनों लिस्ट को विथ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है? जब द रिगार्डिंग सॉल्ट, द कंसिडरिंग सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा तो वो जितना नंबर ऑफ आयंस यानी कि कैटायंस एंड एनायंस में डिवाइड होकर रहेगा, उसी से हमें वेंट ऑफ फैक्टर की लिमिटिंग वैल्यू पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद क्या होगा? Na+Cl-। ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दिस रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। K3PO4, इसका क्या होगा? K3PO4 का दिस विल रिमेन एज 3K प्लस PO4 माइनस, यानी कि यहाँ पे 3 कैटायन, यहाँ पे 1 एनायन। सो वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 4 होगा। वैसे ही H2SO4, इसका क्या होगा? दिस विल रिमेन एज 2H प्लस SO4 2 माइनस, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 2 + 1 3। अब आप मैच करके देखो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। ऑप्शन डी, दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यहाँ पे आपको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी दिया गया है रेशियो 1:6 में, और उनका मोल फ्रैक्शन यानी कि x1 x2 ये भी दिया गया है 1:4 उसका रेशियो। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इन वेपर फेज विल बी। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इन लिक्विड फेज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वेपर फेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्योर वेपर प्रेशर है दो कंपोनेंट्स का PA0 एंड PB0। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का रेशियो क्या है? 1/6। वैसे ही A और B कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन है XA एंड XB तो उन दोनों का भी रेशियो है 1/4, 1:4। अब ये जो रेशियो है मोल फ्रैक्शन का दैट इज इन लिक्विड फेज, दिस इज इन लिक्विड फेज। वेपर फेज में वी सपोज कि उनका मोल फ्रैक्शन है YA एंड YB। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? टोटल प्रेशर इनटू YA इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A इनटू XA बाई टोटल प्रेशर इनटू YB इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B इनटू XB। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे? आप डिवाइड कर दोगे, मतलब इनका भी आप रेशियो कर दोगे। सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट PT यहाँ से कट गया, PA0 बाई PB0 के जगह आप 1/6 पुट कर दो और XA बाई XB के जगह आप 1/4 पुट कर दो। सो यू विल गेट YA बाई YB इक्वल्स टू 1/24। अब हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा होता है 1। मोल फ्रैक्शन मतलब इक्वल्स टू 1, दोनों का सम 1 होगा। अब ये दोनों हो गया आपका
मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको सॉल्व करते ही आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज आ जाएगा। हमको क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। इसका आंसर आएगा 0.96। सो आंसर होगा 0.96 ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल पी। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? बाई पी जीरो। ये डेल पी क्या है? दिस इज पी जीरो माइनस पी। ये एक्चुअल वेपर प्रेशर, ये आफ्टर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो डेल पी बाई पी जीरो इक्वल्स टू दिस इज x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। नाउ x2 इक्वल्स टू n2 बाई n1 प्लस n2। n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन। n1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। अब कोई भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट सल्यूट के अमाउंट से बहुत ज़्यादा होता है। सो ये जो वैल्यू है n1 प्लस n2, इसको हम n1 लिख सकते हैं। सो x2 को हम ऐसे लिख सकते हैं n2 बाई n1। नाउ व्हाट इज n2? अब क्वेश्चन में एक बार देखो, 2 ग्राम सल्यूट एक्स है हमारे पास और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 200 ग्राम। सो n2 विल बी 2 बाई 200 दैट इज 0.01। वैसे ही n1 कितना होगा? 1000 ml ऑफ प्योर वाटर है हमारे पास। वाटर का डेंसिटी हमको पता है कि 1 ग्राम पर सीसी, ये है वाटर का डेंसिटी। अब 1 ml मतलब 1 सीसी। सो 1000 ml का मास कितना होगा? 1000 ml प्योर वाटर का मास होगा 1000 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 ग्राम। सो n1 विल बी 1000 बाई 18 दैट इज इक्वल्स टू 55.56 मोल। सो n1 कितना मोल निकल गया हमारा, n2 कितना मोल हमारा निकल गया। तो x2 यहाँ से हमको मिल जाएगा, कितना मिलेगा आप करके देखना, 0.0002 ये आएगा आपका x2। अब हम आते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। इन दिस इक्वेशन हमको बस डेल पी पता नहीं, बाकी पी जीरो एंड x2 पता है। x2 हमने अभी अभी निकाला 0002 इनटू पी जीरो का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। वैल्यू कितना है? 2.34 किलो पास्कल। सो 2.34 टोटल आंसर कितने में आएगा? किलो पास्कल में आंसर आएगा और आंसर होगा ऑप्शन बी 0.00042 किलो पास्कल। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है और खास करके ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर K2SO4 का हम लेते हैं पाई के, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। नाउ दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं आई सी के आर टी इक्वल्स टू आई सी जी आर टी। सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन और आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। अब अगर लिमिटिंग वेंट ऑफ फैक्टर पूछा जाता कि K2SO4 का लिमिटिंग वेंट ऑफ फैक्टर कितना है, तो हम क्या करते? हम सीधा लिखते कि 2K प्लस SO4 माइनस, ऐसे डिसोसिएट होकर रहेगा K2SO4। सो लिमिटिंग वेंट ऑफ फैक्टर होगा 2 कैटायन प्लस 1 एनायन इक्वल्स टू 3। लेकिन यहाँ पे हमें लिमिटिंग वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नहीं बोला गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालने के लिए बोला गया है, विच इज अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसीलिए I विल नॉट बी इक्वल्स टू 3। ठीक है। सो I सी के का जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0.004 मोलर। सो 0.004 इक्वल्स टू आर टी तो ऑलरेडी कट गया है। ग्लूकोज का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है? 1। सो 1 इनटू ग्लूकोज का मोलर कंसंट्रेशन कितना है? गिवन है 0.01 मोलर। सो 0.01 आई यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा 2.5। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन है, मेनली 2 टाइप का रिलेशन है। अगर डिसोसिएशन होता है सॉल्ट का या कंपाउंड का तो उसके लिए एक इक्वेशन है, और अगर एसोसिएशन होता है तो भी उसके लिए एक इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं दिस सॉल्ट K2SO4। ये एसोसिएट नहीं होता है, ये डिसोसिएट होता है 2K प्लस और SO4 2 माइनस में। सो हम डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज अल्फा इक्वल्स टू I-1 बाई N-1। सो आई की जगह हम लिखेंगे 2.5 जो हमें अभी अभी मिला है, -1 बाई एन कितना है? एन इज, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट रहता K2SO4 तो कितना आयन होता? तो हमारे पास 3 आयन रहता। सो 3 - 1। सो वी विल गेट
0.75 यानी कि 75% है इसका डिसोसिएशन परसेंटेज। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ये भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही दिया गया है और एकदम बेसिक जो थ्योरी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन दिया गया है। 64 क्या पूछा गया है कि लार्जेस्ट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा? MgSO4 में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या सोडियम क्लोराइड में या फिर कैल्शियम क्लोराइड में? हमको क्या पता है? हमको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनमें से एक है जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब चीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंसिडर्ड सब्सटेंस के ऊपर। यहाँ पे कंसिडर्ड सब्सटेंस क्या है? ये 4 सब्सटेंस कंसिडर्ड है। इनमें से जो 1 मोल है वो है कैल्शियम क्लोराइड, बाकी सब है 2 मोल। तो 2 मोल जब आप कुछ बोल रहे हो मतलब ऑलरेडी उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया क्योंकि 6.023 इंटू 10⁻23 ये है एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल मतलब इतना एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सो 1 मोल के जगह आप जब 2 मोल बोल रहे हो कोई चीज का तो ऑलरेडी इतना नंबर इंक्रीज हो चुका है एंड दैट इज वाई 1 मोल को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी सबसे पहले क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बाकी सब है 2 मोल। तो बाकियों में अब हम कंपैरिजन करेंगे। बाकियों में आप देखो MgSO4 से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Mg2+ और साथ में SO4 2- यानी कि 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 1 मॉलिक्यूल MgSO4 से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको क्या फायदा होगा? एक कैल्शियम 2+ मिल जाएगा लेकिन साथ में 2 OH- मिलेगा यानी कि 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल से आपको 3 आयन मिल जाएगा। और NaCl से आपको क्या मिलेगा? NaCl से ओनली आपको 2 आयन मिलेगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस कौन प्रोवाइड करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट चॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेंट ऑफ फैक्टर एंड एसोसिएशन डिसोसिएशन इन सब के ऊपर डिपेंड करके है। मैंने अभी बताया था कि अगर एसोसिएशन होता है तो वेंट ऑफ फैक्टर का डिग्री ऑफ एसोसिएशन से रिलेशन कुछ अलग है। जैसे अल्फा विल बी इक्वल्स टू I-1 बाई 1/n-1। दिस इज फॉर एसोसिएशन जो कि क्वेश्चन नंबर 65 में हुआ है। यहाँ पे 3 A मिलके एक A3 में एसोसिएट हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो क्या होगा? it will be equals to I-1 by 1/3-1। अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का वैल्यू दिया गया है दैट इज 0.75। ओके, सो 0.75 को पुट करने के बाद आई का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा? 0.5 यानी कि 50% एसोसिएशन। देन ये आ जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। क्वेश्चन अभी टर्न ले रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ और हमको क्या पता है कि आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड जो कि ऑब्जर्व्ड है डिवाइडेड बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो कि कैलकुलेटेड है। अगर आपको ऑब्जर्व्ड क्या है कैलकुलेटेड क्या है ये सब याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करना, ऊपर लिखना ट्रू वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू, एंड कैलकुलेटेड को आप बोलना कि एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा TF ट्रू वैल्यू बाय डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू आई का वैल्यू हमें पता है, आई का वैल्यू है 0.5। नाउ ट्रू वैल्यू तो सेम रहेगा, डेल्टा TF जो ट्रू वैल्यू है वो सेम रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। बट हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा TF का वो किस चीज का इक्वेशन है? दैट इज डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल, और वो होता है इक्वल्स टू KF इंटू एम, जहां पे m है मोलालिटी और KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको क्वेश्चन में बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। KF का वैल्यू है 5.0 केल्विन kg पर मोल और मोलालिटी उसका वैल्यू है 0.25 मोलल सोल्यूशन। सो इक्वेशन के इस जगह पे हम उसको अगर बिठा दे KF इंटू एम को तो क्या होगा 5.0 इंटू 0.25, तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.625। सो TF 0 अगर है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज गिवन, सो TF क्या होगा अभी डिप्रेशन के बाद 5.5 माइनस 0.625 इतना डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 4.875 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ मैच कौन सा कर रहा है क्वेश्चन में? ऑप्शन बी 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैच हो रहा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए आपको हेनरीज लॉ जानना जरूरी है। हेनरीज लॉ के मुताबिक जो सल्यूबिलिटी है, सल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ गैस रहता है, इसी लिक्विड का वेपर, और ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। और उस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो KH अगर बढ़ेगा तो सल्यूबिलिटी क्या होगा, सल्यूबिलिटी कम हो जाएगा, यानी कि KH के साथ सल्यूबिलिटी का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है KH के साथ। वैसे ही हमें पता है कि अगर हम गैस इन लिक्विड, कोई गैस को लिक्विड में सल्यूबल करना चाहे तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सल्यूबिलिटी, ये नॉर्मल सॉलिड का नहीं है, सॉलिड का रिलेशन सल्यूबिलिटी के और टेम्परेचर के अलग है। गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से उसका सल्यूबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि सल्यूबिलिटी का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों जो हमारे पास कंक्लूजन आया, यहां से आप ये चार जो कमेंट है, इन चार कमेंट को आपको जज करना पड़ेगा, A, B, C और D को। फर्स्ट कमेंट है कि नाइट्रोजन इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। अब आप देखो चार्ट को, नाइट्रोजन का सब KH वैल्यू ऑक्सीजन का KH वैल्यू से काफी हायर है, तो KH वैल्यू अगर हायर होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, लोअर होगा। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम सल्यूबल होगा, यह है सल्यूबिलिटी का जजमेंट। अब आप देखो कौन से वाले स्टेटमेंट में ये करेक्ट हो रहा है, स्टेटमेंट बी में और स्टेटमेंट डी में ये करेक्ट हो रहा है। तो ए और सी को तो हम कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, नेक्स्ट कंपैरिजन था सल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, ये भी गलत है। सल्यूबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि सल्यूबिलिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, विच इज ट्रू इन ऑप्शन डी। सल्यूबिलिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ओनली ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट चॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके ऊपर बेस करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब फॉर बेरियम क्लोराइड आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में ये Ba2 प्लस 2Cl ऐसे डिसोसिएट रहेगा। सो लैम्डा एम जीरो ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, लैम्डा Ba2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू लैम्डा Cl जीरो। दोनों का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। बेरियम का है 127 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स और क्लोरीन का है 76। सो 127 प्लस 76 इंटू 2, आंसर आ जाएगा आपका 279 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है मीटर स्क्वायर। आप ध्यान रखना, ऑप्शन में सब जगह पे मीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये होगा करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी कौन दिखाएगा, आप देखो सबसे वीक एसिड ये है, सो वीकेस्ट एसिड लीस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी दिखाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 आयनिक मोबिलिटी के ऊपर बेस करके है। आयनिक मोबिलिटी के लिए आपको जानना पड़ेगा कि मोबिलिटी U, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द आयन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी तो आपको पता होगा, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट जितना वोल्ट आपका पोटेंशियल है डिवाइडेड बाय अगर कोई डिस्टेंस है इन सेंटीमीटर या फिर इन मीटर, दैट क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे कि यहाँ पे इन द गिवन क्वेश्चन 5 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया गया है टू 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा 5/10 दैट इज 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ आयोनिक मोबिलिटी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वेशन में, कैसे, लैम्डा जीरो यानी कि मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई Z प्लस एफ तो आपको पता है फैराडे 96,500 कूलम, और Z क्या है, कैटायन या एनायन का जितना चार्ज है दैट इज Z। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा,
lambda 0 by z plus f equals to velocity by potential gradient. Now molar conductance is given. Molar conductance है 50 Siemens centimeter square mole inverse. Faraday constant is given. Z plus for NaCl आपको पता है +1 होगा. बस आपको क्या पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि वेलोसिटी कितना होगा सोडियम प्लस आयन का. तो आप बाकी वैल्यू को पुट कर दो, ये अपने आप निकल जाएगा. 50 बाई 1 इंटू 96500 इक्वल्स टू x. वेलोसिटी को हम x एज्यूम कर रहे हैं, x सेंटीमीटर पर आवर. अब पर आवर को हम सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, पर 3600 सेकंड. और पोटेंशियल ग्रेडियंट है नीचे, विच इज ऑलरेडी हमने निकाला था 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर. सो यहाँ पे होगा 0.5. यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 0.93 सेंटीमीटर, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी में ये है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 70. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ Walden's principle, and according to Walden's rule, lambda eta equals to constant for a ion in infinite dilute solution only if the ion is large in size. यहाँ पे lambda है molar conductance और eta क्या है, this is viscosity. अब आप देखो, अगर आयन का साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो उसके चार्ज के ऑपोजिट आयंस, ऑपोजिट चार्ज वाला आयंस बहुत सारे उसके साथ अटैच होके रहेगा. क्योंकि स्मॉल साइज आयन का क्या होता है, स्मॉल साइज आयन का हाई चार्ज डेंसिटी होता है. ओके, स्मॉल साइज आयन का हाई चार्ज डेंसिटी रहता है. तो चार्ज डेंसिटी के कारण ऑपोजिटली चार्ज आयंस अगर एक बड़ा सा स्फीयर बना दे, एक बड़ा सा आयनिक स्फीयर बना दे, ऑन द होल विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ऑन द होल विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. और विस्कोसिटी अगर बढ़ गया, यहाँ पे अगर चेंज हो गया, तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वैल्यू वेरिएबल हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई आयन शुड बी वेरी मच लार्ज, क्योंकि लार्ज आयन में उतने सारे ऑपोजिट आयन अटैच ही नहीं हो पाएंगे. एंड फॉर दैट रीजन कोई आयनिक स्फीयर जनरेट नहीं होगा और विस्कोसिटी भी कम रहेगा. सो वाल्डेन्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लार्ज साइज ऑफ आयंस. अब स्टेटमेंट 1 आप देखो, स्टेटमेंट 1 इज वाल्डेन्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू आयंस ऑफ स्मॉल साइज. बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2, स्मॉल साइज्ड आयंस हैव हाई चार्ज डेंसिटी, एज ए रिजल्ट दे आर हाईली सॉल्वेटेड. बिल्कुल सही. सो कौन सा वाला होगा राइट? बोथ स्टेटमेंट ए एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option A will be correct choice. Next question. In this next question 71, it is asked that ये जो दो ग्राफ है 1 एंड 2, कौन सा ग्राफ किस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है. अब आप देखो, y एक्सिस पे है मोलर कंडक्टेंस, तो लैम्डा वर्सेस रूट ओवर सी, इसका ग्राफ कैसा होता है. अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसके लिए ऐसा होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसके लिए ऐसा होगा. एंड दैट इज Kohl-Rash's law. So according to Kohl-Rash's law, ये जो फर्स्ट ग्राफ है that will be applicable for KCl, क्योंकि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. और सेकेंड जो ग्राफ है, दिस ग्राफ will be applicable for weak electrolyte like acetic acid. So ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए will be the correct choice. Then question number 72. Amide ion in liquid ammonia has abnormally high transport number. अब आयनिक कंडक्टेंस चैप्टर में आपने देखा होगा कि देयर वॉज अ मैकेनिज्म कॉल्ड ग्रोथस मैकेनिज्म. ओके, यहाँ पे डबल टी है, ग्रोथस मैकेनिज्म ऑफ आयनिक कंडक्टेंस. यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर बेस करके एक हॉपिंग टेक्निक से आयंस बहुत ज़्यादा स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है. और ऐसा ही एक आयन है एमाइड आयन, जो कि H+ के ऊपर बेस करके बीच में एक इंटरमीडियरी एमोनिया तैयार करके फिर नेक्स्ट स्टेप में NH2- में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इन दिस वे इट कैन मूव वेरी मच फास्टर. सो ग्रोथस मैकेनिज्म के वजह से एमोनिया हैज एबनॉर्मली हाई ट्रांसपोर्ट नंबर. तो कौन सा वाला आंसर होगा? ऑप्शन सी. देन 73, ये थोड़ा क्रिटिकल है. इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी सोल्यूशन में अगर कैटायंस एंड एनायंस है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बिलोंग करता है, रिसाइड करता है, तो पॉजिटिव चार्ज जाता है कैथोड में और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाता है? अप्रोच करता है एनोड को. लेकिन नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंट में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है. वैसे ही
पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये स्लो मूवमेंट्स के लिए जो ऑन द होल आयनिक कंडक्टेंस स्लो हो जाता है, उसके पीछे दो थ्योरी है। एक थ्योरी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बाहर एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड फॉर्म हो जाएगा बहुत जल्द सॉल्यूशन के अंदर ही, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज का एक क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आउटर स्लगिश आयन क्लाउड फॉर्मेशन। अब ये आउटर स्लगिश आयन क्लाउड फॉर्मेशन के वजह से एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज जितना जल्दी कैथोड तक पहुंच पाता, अभी ये ऑन द होल क्लाउड बहुत ही स्लो स्पीड में कैथोड तक पहुंचेगा। क्या हुआ, आयनिक कंडक्टेंस कम हो गया। दिस इज नथिंग बट एसिमेट्रिक इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कुछ नहीं है, एसिमेट्रिक इफेक्ट का क्यूमुलेशन है। जैसे अगर एक सोल्यूशन में 50% कैटायन है और 50% एनायन है, तो वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैथोड तक और नेगेटिव चार्ज एनोड तक मूव करने का कोशिश करेगा। और इस ऑपोजिट डायरेक्शन के मूविंग के वजह से दोनों के बीच में होगा फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सब चार्ज उसके बाहर एक आयन क्लाउड ऑफ ऑपोजिट आयन फॉर्म करके बैठा है, इसीलिए ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एंड फॉर दैट फ्रिक्शन आयनिक कंडक्टेंस विल फर्दर लोअर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? एसिमेट्रिक इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए या फिर एबोलिश करने के लिए हम बहुत हाई, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करें, हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि सोनिक फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करें, तो दोनों ही एसिमेट्रिक इफेक्ट भी और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, एबोलिश हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको बस जानना है कि सल्यूबिलिटी अगर आपको पता है इज इक्वल्स टू काप्पा बाई लैम्डा। काप्पा क्या है, दिस इज आयनिक कंडक्टिविटी और ये है मोलर कंडक्टेंस। ये है कंडक्टिविटी और ये है कंडक्टेंस। अब दोनों का ही वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁶ बाई 150। सो ये आ जाएगा आपका 0.02 × 10⁻⁶ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नॉर्मली सल्यूबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर में, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो फाइनली वी विल गेट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁵ इतना मोल पर लीटर। ना हमारे पास कंपाउंड क्या है, BaSO4। इन इक्विलिब्रियम इट फॉर्म्स Ba2 प्लस SO4 2 आयन। सो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर इसका S है तो Ba2 प्लस का और SO4 2 का 0 होगा। अब आफ्टर सम टाइम 1 - S इसका कंसेंट्रेशन होगा, इधर S इसका कंसेंट्रेशन होगा। सो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी इक्वल्स टू S²। और इसका वैल्यू हमें पता ही है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर कर दे, तो क्या आएगा 4 × 10⁻⁻10। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी। दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में मोलर कंडक्टिविटी ये गिवन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी गिवन है। नाउ वी नो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू √Ka/C। Ka का वैल्यू आपको पता है 1.8। Ka मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज 1.8 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन क्या है, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। सो 0.01 √ करने के बाद आंसर आएगा 0.04। अब अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 390। हमको निकालना क्या है, हमको लैम्डा m निकालना है। अल्फा अभी अभी हमको मिला 0.042, तो ये
वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली लैम्डा एम कितना आएगा 16.54 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इट विल बी योर आंसर, मतलब ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर बेस करके दिया गया है। इन ए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेंस्ट NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके साथ हम टाइट्रेशन कर रहे हैं वीक बेस का। तो इस टाइप के टाइट्रेशन में आपको देखना है कि आप ऊपर से यानी कि ब्यूरेट में आपका क्या है विच इज टाइट्रेंड एंड नीचे टाइट्रेंड के तौर पे यानी कि बीकर में आपका कौन सा सोल्यूशन है। नाउ हियर इन दिस केस ब्यूरेट में है NH4OH। सो NH4OH के वॉल्यूम को हम कहाँ पे रखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो NH4OH वॉल्यूम हम जब बढ़ाते जाएंगे तो सोल्यूशन में HCl का मोलर कंडक्टेंस हाउ विल चेंज। ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ होगा सबसे पहले कंडक्टेंस बिल्कुल ही कम हो जाएगा, उसके बाद जब HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, HCl का सब H प्लस NH4OH का OH माइनस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद NH4OH क्योंकि खुद एक वीक बेस है कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं शो करेगा। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ HCl और उसके बाद कोई भी एप्रिशिएबल चेंज इन मोलर कंडक्टेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है 91 का ए। Fall first and after neutralization show no appreciable change. Now next question. Consider the following conductometric titration. यहाँ पे मिक्सचर दिया गया है HCl और एसिटिक एसिड, इनके मिक्सचर को NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट किया जा रहा है। मतलब ब्यूरेट में क्या है, ब्यूरेट में है ऊपर NaOH और नीचे सोल्यूशन में क्या है बीकर में, यहाँ पे HCl भी है और साथ में एसिटिक एसिड भी है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ HCl और सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड CH3COH कितना कितना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वॉल्यूम है 6 ml और ये वॉल्यूम है 16 ml, तो बीच का ये वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम होगा 10 ml। सो आंसर होगा कि HCl का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है 6 ml और 10 ml है एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is or are correct regarding indicator electrolyte and moving boundary method to determine the transport number। ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करने का दो तरीका है, वन इज हिटऑफ मेथड एंड अनदर इज मूविंग बाउंड्री मेथड। अब मूविंग बाउंड्री मेथड में हम दो तरीके का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, एक है AX दूसरा है BX। AX को हम बोलते हैं प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट और BX को हम बोलते हैं रेफरेंस या तो फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। अब दोनों में ध्यान रखो कि जो एनायनिक पार्ट है दैट शुड बी सेम, एनायनिक पार्ट सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, द एनायंस मस्ट बी डिफरेंट इन बोथ इंडिकेटर एंड प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया गलत स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है, मूविंग बाउंड्री मेथड में पहले BX को पोर किया जाता है जो सिलेंडर है उसके अंदर और इसके ऊपर AX को पोर किया जाता है ताकि दोनों के बीच में एक लेयर बन जाए। और लेयर क्यों बनता है, क्योंकि इन दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, BX का डेंसिटी ज्यादा है और AX का डेंसिटी कम है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि द इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मोर डेंस देन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, ये कमेंट है करेक्ट। अब कमेंट सेकेंड देखते हैं, द कैटायन ऑफ द इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट should move slower than the cation of principal electrolyte। मूविंग बाउंड्री मेथड में वेलोसिटी ऑफ कैटायन ऐसा होना चाहिए A प्लस ग्रेटर देन B प्लस, यानी कि प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन है दैट शुड मूव फास्टर। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 2 and 3 ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ये भी पूरा मूविंग बाउंड्री मेथड के ऊपर बेस करके एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब आप देखो, अगर कोई सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए 45 मिनट तक विथ ए कांस्टेंट करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, तो अमाउंट ऑफ करंट पास्ड कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ करंट पास्ड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना कूलम करंट पास्ड हुआ है तो क्या आप क्या करोगे, कूलम इक्वल्स टू एम्पियर इनटू सेकेंड,
एम्पियर यहाँ पे कितना है 3 मिली एम्पियर यानी कि 3 इंटू 10⁻³ इतना एम्पियर इनटू टाइम कितना है 45 मिनट यानी कि 45 इंटू 60 इतना सेकेंड। बट देखो ये आंसर निकलेगा कूलम में। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट ऑफ करंट पास। अमाउंट का यूनिट क्या होता है, नॉर्मली मोल यूनिट होता है। हमें पता है कि 96,500 कूलम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ करंट। सो इतना कूलम कितना मोल ऑफ करंट होगा, 96,500 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर होगा 8.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल। ये फाइनल आंसर नहीं है, इतना मोल करंट हमको मिल गया, अमाउंट ऑफ करंट पास्ट। अब हमको बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ए प्लस क्या होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मूविंग बाउंड्री मेथड का फॉर्मूला है कि T प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू LAC, जहाँ पे L है लेंथ ऑफ द सेल, A क्या है एरिया, C क्या है कंसंट्रेशन, बाई 1000 Q/F मतलब अमाउंट ऑफ करंट। अब LAC का वैल्यू आप पुट कर दो 2 इंटू 3 इंटू 0.01, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। भाई नीचे 1000 इंटू Q/F का वैल्यू कितना है ये, सो 8.4 इंटू 10⁻⁻5। आंसर कितना आ जाएगा 0.714। ट्रांसपोर्ट नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, सो 0.714 होगा आपका आंसर, विच मैचेस विथ दिस ऑप्शन, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप देखो, आपको कुछ ही देर पहले मैं ग्रोथस मैकेनिज्म के बारे में बोल रहा था। ग्रोथस मैकेनिज्म में क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस और कुछ आयंस जैसे कि एमाइड, इन कुछ आयंस का बहुत ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होता है। दैट मीन्स H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा। सो H प्लस के साथ अगर कोई काउंटर एनायन रहे, सो उसका T माइनस ऑब्वियसली H प्लस के T प्लस से बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर हमेशा H प्लस का ज़्यादा रहेगा और उसका एनायनिक पार्ट का कम रहेगा, क्योंकि T प्लस प्लस T माइनस इक्वल्स टू 1 होता है। इसीलिए HCl में H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा वेरी हाई देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस आयन। लेकिन अगर यही Cl माइनस आयन NaCl के साथ जुड़ जाए, मतलब सोडियम प्लस आयन के साथ जुड़ जाए, तो क्या होगा, सोडियम प्लस आयन का तो मॉडरेट ट्रांसपोर्ट नंबर है, मॉडरेट आयनिक मोबिलिटी है। सो T प्लस ऑफ सोडियम प्लस आयन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू T माइनस ऑफ Cl माइनस आयन। सो फाइनली स्टेटमेंट कौन सा आपका सही होगा, स्टेटमेंट 1। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोरीन आयन in aqueous solution of HCl is lower than the transport number of chlorine ion in aqueous solution of NaCl। ये होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। सो ये है आपका फिजिकल का 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।